Now we'll discuss about the बाइंग प्रोसेस और हम इसे इस स्टाइल में डिस्कस करेंगे जैसे कि कोई फ़र्स्ट टाइम बायर है हु नोज़ नथिंग अबाउट द रियल एस्टेट। तो जो भी फ़र्स्ट टाइम बायर है यूजुअली उनके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ नर्वस होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादातर लोगों ने सुन रखा होता है कि उन्हें घर ख़रीद लेना चाहिए, किराया देने की बजाय क्यों ना मॉर्गेज पे करें ताकि घर अपना होता रहे। लेकिन उनके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं कि आफ्टर ऑल मॉर्गेज होगी कितनी, मॉर्गेज के अलावा क्या सिर्फ बिजली पानी और गैस ही का खर्चा है या इसके अलावा कोई और हिडन चीज़ भी है, क्या हम घर लेके फंस तो नहीं जाएंगे, हम उसे अफोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं। और ये कि बहुत से लोगों ने तो घरों की बेसमेंट्स किराए पे दी हुई हैं तो वो घर को अफोर्ड कर पाते हैं, तो क्या हमें भी क्या ऐसा घर लेना चाहिए जिसकी हम लेके बेसमेंट किराए पे दे दें। और अगर हम ऐसा घर ले लेते हैं और इस बेस पे घर ले लेते हैं कि उसकी बेसमेंट किराए पे देनी है, तो फिर अगर उसकी बेसमेंट किराए पे नहीं जाती तो फिर क्या होगा, फिर हम घर को कैसे संभालेंगे, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे घर को लेके, कहीं कोई ऐसी स्टेज तो नहीं आ जाएगी कि हम मॉर्गेज ना दे पा रहे हों तो हमारा घर हमसे छीन लिया जाए, कहीं हमें कोई बैंकरप्सी वगैरह तो नहीं करनी पड़ जाएगी घर लेके। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंड के पीछे चल रही होती हैं और कई दफ़ा वो घर लेने के बारे में सोचते हैं लेकिन इन चीज़ों की वजह से घबरा के रुक जाते हैं और कई कई हफ्ते और कई कई महीने गुजर जाते हैं और उस इंतज़ार में होते हैं कि हाँ हम किसी वक्त टाइम निकालेंगे और हम ये चीज़ें पता करेंगे और फिर हम जो है घर ख़रीदने के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और इसी इंतज़ार में कि ये चीज़ें पता लगें कई दफ़ा कई महीने और कई साल भी गुजर जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायर्स इवन बिफोर स्टार्ट गोइंग टू सी द फर्स्ट हाउस विद एन एजेंट वो एक लेवल ऑफ कंफर्ट चाहते हैं, वो किसी तरीके से ये जानना चाहते हैं कि ये सारे सवाल जो हैं इनके उनका आंसर मिल जाएँ, उसके बगैर वो कंफर्टेबल फील नहीं करते कि वो जाके किसी के साथ घर देखना शुरू कर दें। इवन कि वो किसी एजेंट को कॉल करना भी कई दफ़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते अनलेस के दे फाइंड आउट अबाउट दीज क्वेश्चंस जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये सुन रखा होता है कि कॉन्डोज भी हैं, फ्री होल्ड भी हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या फ्लैट में घर लेना चाहिए या उन्हें फ्री होल्ड घर की तरह का घर लेना चाहिए, उसके बाद किस लोकेशन में घर लेना चाहिए, उसके बाद क्या घर के पास बसेस वगैरह का अरेंजमेंट होगा कि नहीं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का क्या बनेगा, या फिर पास स्कूल होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट टाइम बायर के जहन में होते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे ऑन द कमिंग टॉपिक्स, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे इन सब क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू कर दें तो फिर खिचड़ी सी पक जाएगी, इतनी कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट द बाइंग प्रोसेस इज, हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट एंड्स। और उसके बाद जो लेटर चैप्टर्स हैं उसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि मॉर्गेज के अलावा अगर कोई हिडन एक्सपेंस है तो क्या है, और अगर आपने भी इसी बेस पे घर ले लिया कि उसको किराए पे चढ़ा के गुजारा होगा और वो नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा, और आपकी बैंकरप्सी तो नहीं हो जाएगी, घर लेके आप फंस तो नहीं जाएंगे, घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए तो कैसा खरीदना चाहिए, कॉन्डो खरीदना चाहिए कि फ्री होल्ड खरीदना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द कमिंग चैप्टर्स, बट फॉर नाउ वी शुड स्टार्ट विद हाउ द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स टिल द एंड, यानी कि आपके फर्स्ट फ़ोन कॉल से लेके एजेंट को आपके हाथ में जब तक चाबी आ जाती है हम तब तक के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। और मीनवाइल जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यूजली द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ फ़ोन कॉल टू द एजेंट। जो फर्स्ट टाइम बायर है वो यूजली किसी जानने वाले से या किसी कम्युनिटी न्यूज़पेपर से या रेडियो से या किसी भी रेफरल से, किसी भी सोर्स से वो किसी एजेंट का फ़ोन नंबर ढूंढते हैं और फिर वो एजेंट को फ़ोन करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे यूजली आस्क इज़ के जैसे कि मिसिसागा में एक 3 बेडरूम का घर कितने का होगा। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ क्वालिफाई देयर सेल्फ, के वो देखना चाह रहे होते हैं कि क्या हम अफोर्ड भी करते हैं कि नहीं घर को ख़रीदना, तो इसलिए वो इस किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं। और दूसरा वो ये भी घबरा रहे होते हैं कि व्हाट इफ़ दे डोंट क्वालिफाई, तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एजेंट जो है वो द एजेंट वुड बी बिहाइंड देयर बैक, वो उन्हें एक सेल्स पर्सन की तरह फ़ोन कर करके उनके परेशान तो नहीं करेगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं। और दूसरा ये कि जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया, उनके जहन में ऐसी चीज़ें भी आ रही होती हैं कि व्हाट इफ़ दे माइट हैव टू पे सम फ़ी टू द एजेंट फॉर द कंसल्टेशन, या फिर घर ख़रीदने के लिए पता नहीं उन्हें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, या जो वो सवाल वगैरह उससे पूछ रहे हैं अगर ये सवाल फ़ोन पर पूछने के बजाय अगर जाके मीटिंग करके उससे पूछें तो उसकी शायद कंसल्टेशन की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई एट दिस पॉइंट कि जब आप किसी बायर्स एजेंट के साथ चल रहे होते हैं या फिर जो बाइंग प्रोसेस है उसमें किसी किस्म की भी कोई
फ़ी या कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसल्टेशन टू शोइंग द हाउसेज टू फाइनली गेटिंग द की। तो जब बाइंग प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हैं तो आपने किसी किस्म की भी अपने एजेंट को कोई फ़ी या कमीशन नहीं देना है, इसमें कोई ऐसी फ़ी या कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल जब वो एजेंट को फ़ोन करते हैं तो वो किसी भी तरीके से ये ज़रूर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो घर वो लेना चाह रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी और कोई फ़िगर वो जानना चाह रहे होते हैं। तो इवन दो अगर उन्हें कोई फ़िगर बता भी दी जाए कि लेट से 3 बेडरूम का घर जो मिसिसागा में है वो 3 लाख का मिलेगा या 3.5 लाख का मिलेगा या 4 लाख का मिलेगा, तो इट्स ऑफ नो गुड टू देम, क्योंकि जब तक उन्हें ये पता ना लग जाए कि उस घर की बेशक वो 3 लाख का या 3.5 लाख का या 4 लाख है, उसकी मॉर्टगेज कितनी है और उसकी मॉर्टगेज की इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी बनेगी, फिर उसका प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, और इसी तरह उसकी इंश्योरेंस या हीट एंड हाइड्रो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिला के मंथली उसका क्या बनता है। तो आई डोंट थिंक दैट फिगर इज़ ऑफ एनी यूज़ टू हिम। तो इसलिए मोस्ट कॉम्पिटेंट एजेंट्स रेदर देन टेलिंग देम वेग फिगर लाइक दैट, दे ऑलवेज ट्राई एंड एनकरेज मीटिंग। वो उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं कि वाई डोंट यू कम एंड सिट विद अस फॉर सम टाइम एंड वी विल डिस्कस के व्हाट टाइप ऑफ हाउस इज़ गुड फॉर यू, आई मीन गुड फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। और जब ये डिटर्मिन कर लिया जाए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके हिसाब से अगर कोई पता लगे कि कैसा घर लेना है, तो फिर ये डिटर्मिन किया जा सकता है कि उसकी क्या प्राइस है, उसकी क्या मॉर्टगेज है, उसकी क्या प्रॉपर्टी टैक्स है, और सारा कुछ फिर फिगर निकाली जा सकती है। और जब वो एक आप मिल के बैठते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये भी देखा जाता है कि तब आपको सही पता लगता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जब आप देखेंगे कि घर जो है वो महंगा है, जो इतना आपने सोचा है उतने का नहीं है, या इवन अगर आपने सोचा है कि मैं 3.5 लाख का घर अफोर्ड करता हूँ, लेकिन जब आप उसकी ब्रेकडाउन देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं है तो मैं अफोर्ड नहीं कर रहा, तो उस वक्त जो है आप एजेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और प्रेफरेंसेस क्या हैं। ऑब्वियसली आप अपनी प्रेफरेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिग बैकयार्ड, मे बी यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट कुड बी योर प्रेफरेंस। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 3 बेडरूम की है तो फिर आपने उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो आपने 3 बेडरूम का ही घर लेना है। तो अगर वो आपको लगता है कि वो आपकी प्राइस रेंज पर पूरा नहीं उतर रहा या आप उसको अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर आप किसी न किसी चीज़ पर और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि भाई अगर वो मिसिसागा में बहुत महंगा है तो हम मिसिसागा में ना लें, हम किसी दूसरी सिटी में ले लें और फिर जो है वो हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगा। तो इसलिए जो मीटिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक कॉम्पिटेंट एजेंट वुड ऑलवेज इनकरेज दैट मीटिंग। और मैं आपको ये भी ज़रूर बता दूं कि वो जो मीटिंग है दैट इज़ नॉट एट ऑल वेस्टेज ऑफ योर टाइम, इनफैक्ट इट्स अ टाइम सेवर। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें कि एक एजेंट को अच्छी तरह क्लियरली बताएंगे ही नहीं एक मीटिंग में कि आपको क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली जब आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा वो काफ़ी वेग होंगी। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो काफ़ी ईगर होते हैं प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए और पहले फ़ोन पर ही वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब पहली मीटिंग हो तो उसमें वो कोई ना कोई घर देखने जाएं। तो अगर उन्होंने सिर्फ इतना बताया है एजेंट को कि भाई मुझे 3 बेडरूम का घर चाहिए, मिसिसागा में चाहिए और सेमी डिटैच चाहिए लेट से, तो फिर जब एजेंट उनको उनकी काइंड ऑफ जिद पूरी करने के लिए फ़र्स्ट मीटिंग पे या फिर पहली मुलाकात में घर दिखाने ले जाता है रेदर देन सिटिंग टुगेदर, तो फिर क्या होगा, घर देखने के बाद जो बायर है वो खुद ही ये कह रहा होगा ये तो आप कैसा घर दिखा रहे हैं, इसमें तो मास्टर बेडरूम के साथ वॉशरूम ही नहीं है, या फिर मुझे तो फैमिली रूम अलग चाहिए था, लिविंग रूम अलग चाहिए था। तो ऑब्वियसली जो कुछ आपने एजेंट को बताना है उसी के हिसाब से उसने आपको दिखाना शुरू करना है। अगर आप एक मीटिंग पहले कर लेते हैं तो उसके बाद एजेंट को इस हद तक आपकी रिक्वायरमेंट्स का पता लग जाता है कि जब वो आपको घर दिखाने लेके जाता है तो उसके बाद आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स उसमें ज़रूर निकल रही होती हैं। हाँ, लेआउट आपको पसंद ना आए दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मास्टर बेडरूम के साथ वॉशरूम ही नहीं है या मुझे तो फिनिश बेसमेंट चाहिए थी, आपने फिनिश बेसमेंट के बगैर घर दिखाना शुरू कर दिया। तो जो इनिशियल मीटिंग है इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम और उसके अंदर आपको ये चीज़ें भी पता लग जाती हैं कि डेफिनेटली आप घर को क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं क्वालिफाई कर रहे तो फिर आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको बेसमेंट रेंट करनी चाहिए, क्या आप बेसमेंट को रेंट करना चाहते हैं कि नहीं, क्या आपके आर यू काइंड ऑफ पर्सन हु कैन डील विद रेंटिंग द बेसमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एजेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं बैठ के। तो इसलिए यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड अरेंज अ मीटिंग विद योर एजेंट। और
ये जो मीटिंग है इट कुड बी वेरी मच फ्रूटफुल। ये किसी के लिए भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ना आपके लिए ना एजेंट के लिए, क्योंकि इवन आफ्टर द मीटिंग अगर आप फाइंड आउट करते हैं कि आप अभी क्वालिफाइड नहीं हैं घर खरीदने के लिए, तो यू कैन स्ट्रेट अवे टेल योर एजेंट कि भी मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं अभी क्वालिफाइड नहीं हूँ, और डाउन द रोड जब भी मैंने कभी घर लेना होगा तो आई विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट। और अगर आपको फ़ोन पे बात करने से ये फील हो रहा है कि रेदर देन इनकरेजिंग अ मीटिंग, आपका जो एजेंट है वो आपकी नेट वर्थ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो ये देखे कि भाई अभी आप घर खरीदने के लिए क्वालिफाइड भी हैं कि नहीं, कहीं उसका टाइम ही ज़ाया ना हो। तो इन दैट केस आप किसी और एजेंट को फ़ोन करें, और जब तक आपको ये फील ना हो कि आपको जब तक लेवल ऑफ कंफर्ट ना मिल रहा हो फ़ोन पे बात करने के लिए कि हाँ ये एजेंट मेरे साथ बैठेगा, मुझे गाइड करेगा और इट वॉन्ट बी अ वेस्टेज ऑफ हिज और हर टाइम, तो तब तक आपको ऐसे एजेंट के साथ डेफिनेटली मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू शुड हैव अ लेवल ऑफ कंफर्ट व्हेन यू टॉक विद द एजेंट, कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ एजेंट जो है वो इनकरेज कर रहा है मीटिंग को, तो तब आप उस एजेंट के साथ ज़रूर मिलें। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ एनीबडीज़ टाइम, क्योंकि अगर आप आज क्वालिफाइड नहीं हैं तो या तो आप 6 महीने या साल बाद डाउन द रोड कभी ना कभी तो क्वालिफाई होंगे ही, और ये भी देयर इज़ अ वेरी गुड चांस के हो सकता है कि आप क्वालिफाइड हों लेकिन आपको या आपके एजेंट को फ़ोन पे ये बात समझना है, क्योंकि देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस फॉर थिंग्स। तो घर ख़रीदना जो है वो एक किस्म का मेनली इरादा करना है रेदर देन क्वालिफाइंग प्रोसेस, क्योंकि चीज़ों को ट्विस्ट एंड टर्न करके और आपकी रिक्वायरमेंट्स को देख के कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा निकाला जा सकता है, इन मोस्ट केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस बट इन मोस्ट केसेस। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड एनकरेज अ मीटिंग। एनीवे द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स लाइक दैट, कि आपने एजेंट से मीटिंग की हो या ना की हो, इन बोथ केसेस आप उसको कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात है फाइनल करते हैं कि हमने कैसा घर लेना है, कहाँ पर लेना है, मिसिसागा में लेना है, 3 बेडरूम का लेना है। तो अगर आपने मीटिंग की होगी तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया होगा, अगर नहीं की होगी तो भी कुछ ना कुछ आइडिया दिया होगा। द बॉटम लाइन इज़ कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एजेंट है ही हैज़ टू फाइंड सम प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को कहाँ ढूंढेगा? वो प्रॉपर्टीज़ को ढूंढेगा कि उसका एक एक्सेस है एक सेंट्रल डेटाबेस को, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है, एंड दैट डेटाबेस इज़ नोन एज टोरंटो MLS। और इस डेटाबेस का एक्सेस जो है ये सिर्फ लाइसेंस्ड एजेंट्स को ही मिलता है। तो वैसे और भी बहुत सारी डेटाबेसेस हैं जैसे MLS.ca वगैरह, जहाँ पे लोग खुद भी सर्च करते रहते हैं, लेकिन दे हैव सम लिमिटेशंस। तो ये टोरंटो MLS.net इज़ द मोस्ट पावरफुल डेटाबेस। एनीवे व्हाट द एजेंट विल डू इज़ आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जितना ज़्यादा आपने उसको एक्सप्लेन किया है उसके मुताबिक वो उस डेटाबेस को सर्च करेगा और उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को नैरो डाउन करेगा, अबाउट 10 to 14 प्रॉपर्टीज़ इसलिए नैरो डाउन करेगा कि हो सकता है कि उसने आपको 6 to 8 प्रॉपर्टीज़ दिखानी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम की शोइंग मिल जाए, कईयों की नहीं भी मिलती। वैसे तो मोस्ट पीपल हु लाइक टू सेल देयर हाउसेज वो कोशिश यही करते हैं कि अपॉइंटमेंट ज़रूर दें अनलेस के देयर इज़ एन इमरजेंसी, सम बर्थडे और समथिंग इज़ गोइंग ऑन। एनीवे, तो जिन प्रॉपर्टीज़ को वो नैरो डाउन करेगा, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं कि जो आपके एजेंट ने खुद लिस्ट की हुई हैं, यानी कि किसी ने आपके एजेंट को हायर किया हुआ है कि भाई ये मेरे घर भेज दो, तो आपको एजेंट सिर्फ वही वाले घर जो है वो दिखाने की कोशिश करे जो उसने खुद लिस्ट किए हुए हैं। जितने भी घर मार्केट में लिस्टेड हैं या बिकने के लिए लगे हुए हैं, थ्रू एनी एजेंट, योर एजेंट हैज़ एक्सेस टू ऑल ऑफ दैट हाउसेज। तो ये जो घर लगे होते हैं, अब देखें फ़र्ज़ करें आपका जो एजेंट है, फ़र्ज़ करें वो रीमैक्स में काम करते हैं, तो अब ये भी मत सोचें कि वो आपको सिर्फ रीमैक्स के लिस्टेड घर दिखाएगा। ब्रोकरेजेस क्या होती हैं ये भी हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नो कि जो आपके एजेंट ने घर नैरो डाउन किए हैं, लेट्स से 8 या 10 आपको दिखाने के लिए, हो सकता है कि उसमें 8-10 घरों में से 2-4 घर जो हैं आपका, अगर एजेंट जो है रीमैक्स का है तो वो भी रीमैक्स के ही हों, और बाकी कुछ घर जो हैं वो होम लाइफ के लिस्टेड हों, और कुछ घर जो हैं वो सर्टन ग्रुप के लिस्टेड हों। सर्टन ग्रुप के ये होम लाइफ के लिस्टेड मीन्स कि वो उन एजेंट्स ने लिस्ट किए हों जो होम लाइफ में काम कर रहे हैं या सर्टन ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इवन के जो घर रीमैक्स के साथ भी लिस्टेड हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी रीमैक्स के साथ लिस्टेड हों जिस रीमैक्स के साथ आपका एजेंट काम कर रहा है। जैसे कि बहुत सारी रीमैक्सेस हैं, रीमैक्स एक्टिव, रीमैक्स किंग्स, रीमैक्स रियल्टी स्पेशलिस्ट, रीमैक्स प्रोफेशनल्स, रीमैक्स परफॉर्मेंस। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीमैक्सेस एज वेल। सो व्हेन विल डिस्कस अबाउट ब्रोकरेजेस तो आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जितने भी घर हैं वो जिस मर्जी ब्रोकरेज ने लिस्ट किए हों या जिस मर्जी एजेंट ने लिस्ट किए हों,
हर एजेंट का एक्सेस जो है उन तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ पे होता है। तो आफ्टर नोइंग योर रिक्वायरमेंट्स, जब आपका एजेंट जो है आपके लिए घर नैरो डाउन करेगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स इतनी ईजी होती हैं कि कई 100 घर हैं उस रिक्वायरमेंट के मार्केट में और कुछ बहुत कम भी होते हैं। तो एनीवे, तो आपका एजेंट जब आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ घरों को नैरो डाउन करेगा, देन योर एजेंट विल कॉल ऑल दोज ब्रोकरेजेस। फर्ज करें उसने 8 घर या 10 घर नैरो डाउन किए हैं, तो वो उन तमाम ब्रोकरेज को फ़ोन करेगा, और फ़ोन क्या करेगा कि उन ब्रोकरेज के स्टाफ को फ़ोन करेगा जो उनके फ्रंट डेस्क पे होते हैं, और उनसे आपके लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेगा। लेट्स से ही वांट्स टू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर वेडनेसडे एट 3 o'clock। तो पहली 2-3 प्रॉपर्टीज़ की वो शोइंग जो है वो बिटवीन 3 to 4 लेगा, फिर नेक्स्ट 3-4 प्रॉपर्टीज़ की जो है वो 4 to 5 लेगा। तो आपको भी ये करना है कि जो टाइम आपके एजेंट ने आपके लिए लिया है, यू शुड बी ऑन टाइम फॉर दोज प्रॉपर्टी टू सी दोज प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अगर आपने फ़र्ज़ करें एजेंट ने आपको 3 बजे का टाइम दिया और पहली 3 प्रॉपर्टीज़ 3 to 4 दिखानी है और आप 4 बजे पहुँचते हैं, तो फिर आपने वो पहली 3 प्रॉपर्टीज़ का टाइम जो है वो मिस कर दिया है, और आपके एजेंट को इवन उन प्रॉपर्टीज़ को फ़ोन करके कैंसिल भी करवाना पड़ेगा। तो वो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है कि वो उस ब्रोकरेज में फ़ोन करता है, ब्रोकरेज का स्टाफ जो है वो उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के जो ओनर्स हैं वो उनको फ़ोन करते हैं, और वो उनको फ़ोन करके बताते हैं कि भाई वेडनेसडे को 3 to 4 जो है वो आपका घर कोई दिखाना चाह रहा है। तो लाइक आई मेंशन्ड कि मोस्ट पीपल दे ट्राई टू गिव द शोइंग बिकॉज वो अपने घर को ऑब्वियसली बेचना चाह रहे हैं। एनीवे, जब वो उसको कंफर्मेशन दे देते हैं उस ब्रोकरेज को, तो वो ब्रोकरेज दोबारा से एजेंट को पेज करके बताती है कि येस योर अपॉइंटमेंट इज़ कन्फर्म फॉर वेडनेसडे बिटवीन 3 to 4। और अगर वो कन्फर्म्ड है तो क्या ओनर घर पे हैं? अगर ओनर घर पे हैं तो यूजुअली द मैसेज इज़ टू गो डायरेक्ट, और अगर वो घर पे नहीं हैं तो फिर घर के बाहर यूजुअली एक लॉक बॉक्स लगाया गया होता है, और उस लॉक बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एजेंट को रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि एजेंट वहाँ जाके उस लॉक बॉक्स में से चाबी निकाल के घर की शोइंग करवा सके। और उसमें और भी इस किस्म के नोट्स होते हैं, जैसे कि घर में कोई बिल्ली या कुत्ते मौजूद हैं तो आप ख्याल रखें, दरवाजे को बंद रखें, बाहर ना निकल जाएं, या जाते हुए लाइट्स को ऑफ कर दें, या फिर देयर आर टेनेंट्स एट द प्रॉपर्टी, बी नाइस टू द टेनेंट्स। सो दिस काइंड ऑफ नोट्स आर देयर जो मैसेज एजेंट को आता है। तो एनीवे, जब आप एजेंट के साथ प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि या फिर आप कोशिश करें कि आप एजेंट के साथ ही जाएं, एजेंट की गाड़ी में जाएं, ताकि आप हर प्रॉपर्टी को देखने के बाद एजेंट के साथ बैठ के डिस्कस कर सकें प्रॉपर्टी के बारे में। ऑब्वियसली अगर घर में ऑनर मौजूद नहीं है तो प्रॉपर्टी देखते वक्त भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और अगर मौजूद है तो मोस्ट पीपल लाइक टू कम आउट एंड सिट इन द कार एंड डिस्कस अबाउट इट। तो इन सम केसेस वेयर यू हैव चिल्ड्रन एंड यू नीड चाइल्ड सीट्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो इन दैट केस यू कैन फॉलो द एजेंट, अदरवाइज इट्स बेटर टू बी विद द एजेंट, क्योंकि आप उससे डिस्कशंस भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। और सेकेंडली वैसे भी ड्राइविंग के लिए भी कन्वीनियंट रहता है कि ये नहीं कि एक सिग्नल पे आगे चला गया आप पीछे रह गए। तो इट्स ऑलवेज काइंड ऑफ इनकरेज्ड कि आप एजेंट के साथ ही प्रॉपर्टीज़ देखें अनलेस के यू हैव चिल्ड्रन या व्हाटएवर। और दूसरा ये कि जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया कि आप बाहर निकल के एजेंट को ज़रूर बताएं, या ड्यूरिंग द शोइंग आप एजेंट को ज़रूर बताएं कि आपको प्रॉपर्टी में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा। कोई एक चीज़ भी आपको प्रॉपर्टी में अच्छी लगी है तो भी बताएं, और कोई एक चीज़ भी बुरी लगी है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि कॉम्पिटेंट एजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे जब आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ शोइंग्स के लिए जाते हैं और अगर आप मुझे सारी की सारी फीडबैक दें तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो नेक्स्ट टाइम even without taking you I can see the properties like 90% on your requirements कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो पहली मीटिंग में आपने काफ़ी कुछ तो क्लियर कर दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 90% तब एक एजेंट को क्लियर हो जाता है जब फर्स्ट टाइम आप उसको प्रॉपर्टीज उसके साथ देखने जाते हैं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं कि आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। तो जब आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं तो अक्सर जो सेलर्स हैं इवन दो दे आर एट होम, वो कोशिश ही करते हैं कि अगर तो वेदर अच्छा है तो ज़रा बाहर निकल जाएं, वॉक करने चले जाएं ताकि आपको आपकी स्पेस दे दें, या फिर अगर बहुत सर्दी है तो किसी एक कमरे में या बेसमेंट में बैठ जाएं। तो मोस्ट कॉम्पिटेंट एजेंट्स टेल द सेलर्स टू डू लाइक दैट, क्योंकि सम सेलर्स वो ये भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ साथ फिरते रहें और आपको बताते रहें मैंने ये इतने का लगवाया, ये इस तरह किया, उस तरह किया। तो इस तरह क्या होता है कि आप घर को विजुलाइज नहीं कर पाते, उसको प्रॉपरली देख नहीं पाते, उसको प्रॉपरली असेस नहीं कर पाते, एंड इट गोज़ टू नोबडीज़ बेनिफिट। तो अक्सर सेलर्स को भी यही चाहिए कि जब कोई घर देखने आए तो दे शुड गिव देम देयर स्पेस।
इस स्टेज पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द प्रॉपर्टीज़ तो फिर आप उसके अंदर कोई बड़ा गैप ना डालें। जैसे कि वंस यू हैव सीन द प्रॉपर्टी टुडे तो उसके बाद नेक्स्ट शोइंग जो है वो आपको कोई 1 माह बाद की नहीं लेनी चाहिए, वो आपको 2 दिन या 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम वीक, 1 हफ्ते बाद की लेनी चाहिए अगर आपको बीच में छुट्टियाँ नहीं हैं तो, ताकि ऐसा भी नहीं कि आज आपने सुबह प्रॉपर्टीज़ देखी हैं तो शाम को फिर देखने चले जाएँ, लेकिन इतना गैप भी नहीं आपको डालना चाहिए कि 1 महीने का आप गैप डाल दें। क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो आपका एक टेम्पो बिल्ट होना शुरू हो जाता है और आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो थी इस तरह की थी, वो इतने की थी। और अगर आप ज़्यादा गैप बीच में डाल दें तो बीच में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं और वो बिक भी जाती हैं। जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूजुअली जल्दी आके बिक भी जाती हैं, तो फिर आपको जो एक किस्म का कंटिन्यूटी है वो आपकी ख़राब हो जाती है। आपको प्राइजेस का जो आइडिया हो रहा होता है वो आपको ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे आपको ऐसा भी बीच में फील होगा कि वो प्रॉपर्टीज़ इतनी फजूल थी, एक प्रॉपर्टी बीच में ऐसी आई है जो कि ज़्यादा अच्छी है और उसकी प्राइस कम है, तो इससे आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि दिस प्रॉपर्टी इज़ लाइक प्राइस्ड राइट और इट्स गुड। तो अगर आपने बीच में ज़्यादा गैप डालना शुरू कर दिया तो ये जो आपका ट्रेंड जो आपको पता लग रहा है घरों का, मार्केट का जो आपको अंदाज़ा हो रहा है वो आपको नहीं बन पाएगा सही तरह। और वैसे भी 1 महीने के बाद अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो बीच में अच्छी प्रॉपर्टीज़ आके निकल भी जाया करेंगी, इसलिए आपको ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए। वंस यू आप हैव रियली सीरियसली डिसाइडेड टू बाय अ प्रॉपर्टी तो उसके बाद जो है आप जितनी फ्रीक्वेंटली मतलब वीक में 1 या 2 दफ़ा उसको देख सकते हैं, उतना जो है वो आप पहली दफ़ा शोइंग के बाद अब आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है अच्छी तरह कि क्या आप जो एक्सपेक्ट करके निकले थे वो आपको मिल भी रहा है कि नहीं, जो आपकी प्राइस रेंज थी उसके मुताबिक क्या वाकई घर हैं या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि पहली शोइंग के बाद के जो आपने प्राइस रेंज सोची हुई थी उसके मुताबिक जो है घर बहुत ही छोटे हैं, आपकी पसंद के नहीं हैं, तो क्या अब आप प्राइस रेंज को बढ़ाना चाह रहे हैं या अब आप क्या लोकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं जहाँ उसी प्राइस में आपको बड़े घर मिल सकें। तो इन तमाम चीज़ों का आपको भी अच्छी तरह आइडिया हो जाता है पहली शोइंग के बाद, और आप इस काइंड ऑफ नतीजे पे भी पहुंच जाते हैं कि हाँ वी शुड गो अहेड एंड सी मोर प्रॉपर्टीज़, आर वी रेडी टू बाय द हाउस और नॉट, या फिर आपको अपनी थिंकिंग को रिवाइज करना है, अभी कुछ वेट करना है या अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी है। तो एनीवे वंस यू डिसाइड टू गो अहेड एंड बाय द हाउस, तो मैं ये समझता हूँ कि सेकंड शोइंग से पहले आपको अपने एजेंट से ऐसी चीज़ें भी डिस्कस कर लेनी चाहिए टू सी के हाउ प्रिपेयर्ड यू आर टू बाय द हाउस। फॉर इंस्टेंस कि आप फ़र्ज़ करें दोबारा घर देखने जाते हैं या उसके बाद घर देखने जाते हैं 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा 8 दफ़ा 10 दफ़ा जितनी बार भी, लेकिन जैसे आपको कोई घर पसंद आता है तो फिर आपको उसके पे ऑफ़र डालनी पड़ती है। तो ऑफ़र डालने के बाद जो हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बाउंड होती हैं। ज़्यादा तो हम उनके बारे में मॉर्गेजेस के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आपकी ऑफ़र जब आप डालते हैं, ऑफ़र मीन्स कुछ लोग उसे बिड भी कहते हैं कि अब हम इस घर को ख़रीदना चाह रहे हैं, इस पर बिड डालना चाह रहे हैं, इस पर ऑफ़र डालना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको एक डिपॉज़िट देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख के घर के ऊपर जो है वो तकरीबन 5,000 के करीब डिपॉजिट होता है, तो वो जो डिपॉजिट है वो 24 आवर्स के अंदर देना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास वो $5,000 जो है वो आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है, वो ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं से लेना है, कहीं से निकलवाना है, किसी और कंट्री से मंगवाना है। तो इसी तरह फिर ऑफ़र के बाद 5 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपने उसकी होम इंस्पेक्शन मॉर्गेज वगैरह करनी है, तो वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ये कि मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि आप अपने एजेंट से पूछें कि ये जो हमने ऑफ़र डालनी है, आई मीन उसके फौरी बाद अगर ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या प्रोसेस है। जब आप अपने एजेंट से तमाम रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता कर लेते हैं कि जब हम ऑफ़र डालेंगे तो उसके बाद हमें 24 आवर्स के अंदर डिपॉजिट जमा करवाना है, और उसके अलावा हमारे पास बैंक में कितना पैसा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डाउन पेमेंट, और होम इंस्पेक्शन कब और कैसे करवानी है, तो फिर सबसे पहले जो बायर के जहन में क्वेश्चन आता है जो अपने एजेंट से पूछता है वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रॉपर्टी अगर 3 लाख की लगी हुई है तो आपके ख्याल में ये हमें कितने तक मिल जाएगी। यूजली 3 लाख की लगी हुई प्रॉपर्टी जो है वो कितने तक मिल जाती है, या 3.5 लाख वाली प्रॉपर्टी जो है कितने तक मिल जाती है। तो फॉर दैट आई यूजली ट्राई एंड एक्सप्लेन द पीपल कि फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि वो प्रॉपर्टी कितने की लगी हुई है। हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी कितने की लगी हुई है तो हमें कितने की मिल जाए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी जो 3 लाख की लगी हुई है और उसकी असल वर्थ जो है वो भी अगर फ़र्ज़ करें
3 लाख है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो हमें कितने की मिल जाएगी, क्योंकि फिर वो अगर उसकी वर्थ 3 लाख है तो वो यूजली 295 या 290 तक ही मिलेगी। अब ये कह देना बिल्कुल गलत है कि अगर प्रॉपर्टी इतने की लगी हुई है तो कितने की मिल जानी चाहिए। वो इस तरह की अगर एक प्रॉपर्टी जिसकी वर्थ 3 लाख है, अगर लेट्स से वो 4 लाख की लगी हुई है और अगर मैं ये कहूँ कि भाई वो 20,000 के फ़र्क में या 10,000 के फ़र्क में मिल जाती है, तो 3 लाख की प्रॉपर्टी जो 4 लाख में लगी हुई है वो हमें 390 में या 395 में तो नहीं लेनी चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी की असल वर्थ क्या है, और अगर हमें ये पता लग जाए कि उसकी असल वर्थ क्या है तो फिर यूजली जो है वो प्रॉपर्टी अगर उसकी असल वर्थ 3 लाख है तो फिर वो 295 या 290 तक मिल सकती है। बल्कि अगर उसकी वर्थ 3 लाख की है तो फिर वो यूजली 295 में मिलेगी। 290 के भी चांसेस तभी हैं कि इफ़ द सेलर इज़ रियली डेस्परेट टू सेल इट सून, उसने कहीं जाना है या ऐसी कोई वजह है। तो अब दूसरी बात ये है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। तो उसके लिए आप ये सोचें कि अगर आप फ़र्ज़ करें, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि आपको ज़्यादा गैप नहीं डालना चाहिए और आपको कंटिन्यूएशन के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ को देखते रहना चाहिए। तो 2, 4, 5, 6 विजिट्स में जब आपने कोई 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 प्रॉपर्टीज़ आप देख लेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार्केट का खुद बहुत अच्छा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि भाई जिस प्रॉपर्टी की हम ऑफ़र डालना चाह रहे हैं, जो हमें पसंद आई है, तो हमने उससे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो देखी हैं वो कितने की थी, वो कैसी थी, और उससे भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड का और उसकी प्राइस का आइडिया हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ऑब्वियसली जो कॉम्पिटेंट एजेंट है वो हमेशा ऑफ़र डालने से पहले उसकी जो प्राइस है उसको खुद असेस करता है। उसको खुद असेस करने का क्या तरीका है कि ऑब्वियसली वो चेक करेगा सिस्टम में कि इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन द लास्ट 3-4 मंथ्स इसी स्पेसिफिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसी एरिया में, इसी लोकेशन में, यानी कि जो कंपेरेबल्स हैं वो पिछले 3-4 महीने में कितने के बिके हैं और इसके जो कंपेरेबल्स हैं वो कितने के लगे हुए हैं। यानी कि वो बिल्कुल वही उसके ऊपर उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई साहब जो हैं वो अगर फ़र्ज़ करें किसी एजेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी मैंने ये घर बेचना है तो इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, तो जो कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस जो एजेंट हैं वो प्रॉपर्टी को लिस्ट करने के लिए करते हैं, वही सीएमए या कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस उनको किसी ऑफर डालने से पहले भी करना चाहिए। वो इस काम के लिए बायर को साथ बिठा भी सकते हैं फॉर देयर सेटिस्फैक्शन टू शो देम कि भाई देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं वो 3 माह पहले जो हैं वो 3 माह से लेकर अभी तक वो इतने की बिकी हैं और इतने की बिक रही हैं। जाहिर है कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके अंदर आपको इन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी बिक गई है या जो आप ले रहे हैं उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें लोकेशन और साइज़ और एज वगैरह एक जैसे हैं तो उसके अंदर क्या अपग्रेड्स हैं या थे। तो इन चीज़ों को कंपेयर करके आप सबसे पहले प्रॉपर्टी की जो है एक वर्थ निकालते हैं कि आपके ख्याल में इस प्रॉपर्टी की क्या वर्थ होनी चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आप ये देखते हैं कि आपको ये कितने की लेनी चाहिए। उसकी वर्थ 3 लाख है, 295 की अगर लेनी चाहिए तो फिर इस हिसाब से आप सोचेंगे कि अगर आपने उसकी ऑफ़र डालनी है तो कहाँ से स्टार्ट करनी है। नेचुरली अब अगर आपको पता लग ही गया कि उसकी वर्थ 3 लाख की है और आपने उसको 290 या 295 का लेना है तो फिर आप उसको 2 लाख से स्टार्ट करें, 2.25 लाख से स्टार्ट करें, 275 से स्टार्ट करें, लेकिन उसने बिकना उसी बॉल पार्क में है बिटवीन 290 टू 295। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये भी है आपको कि अगर आपको पता ही चल गया कि प्रॉपर्टी की वर्थ 3 लाख है और वो 290-295 में मिलनी है तो फिर आप उसको 275 या 280 से तो स्टार्ट कर सकते हैं उसकी ऑफ़र, लेकिन वही 220 या 225 या 230 या 240 से स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो अगली पार्टी है वो ऑफेंड ही होगी, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ऊपर आना ही पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू मेक अ डील और समथिंग आउट ऑफ इट। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जब मैंने सीएमए करके देखा है प्रॉपर्टी का जो 3 लाख की लगी हुई है तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अगर ये प्रॉपर्टी 3-10 की भी लगी हुई होती तो 3-5 तक बिकी जानी थी। तो फिर ऐसे मौके पे हमें ज़्यादा फिर डिले नहीं करना चाहिए और उसकी जल्द अज जल्द ऑफ़र डालनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज़ की कई दफ़ा मल्टीपल ऑफर्स भी आ जाती हैं और हम मल्टीपल ऑफर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एनीवे जब हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, वो 3 लाख के करीब है, तो जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि अगर हमने उसको 290-295 तक लेना है और ज़ाहिर है उससे कम वो मिलनी भी नहीं है, तो भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जस्ट टू सी के हाउ रिलेक्टेंट द सेलर इज़, हम उसको 275 या 280 से स्टार्ट कर सकते हैं। और इतना लो स्टार्ट करना कि हम उसको ऑफेंड कर दें, दैट गोज़ टू नोबडीज़ बेनिफिट। तो वंस यू आर डिटर्मिन्ड एंड वंस यू आर रेडी एंड वंस यू आर कन्विंस्ड कि प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो क्या है या क्या होनी चाहिए, तो द नेक्स्ट थिंग इज़ यू कैन ऑलवेज आस्क योर एजेंट टू पुट एन ऑफर। Now what's an offer? So once you have decided कि आपने ये वाला घर परचेज़ करना है, आप अपने एजेंट से कहते हैं कि आप इस घर को ख़रीदना चाह रहे हैं, इस पे ऑफ़र डाल लें, इसकी बिडिंग करें whatever। तो what an offer is basically a form by OREA, Ontario Real Estate Association। इसको परचेज़ एंड सेल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो ये फॉर्म्स हैं, इसके अंदर आप अपने पसंद की, अपनी मर्ज़ी की, जहाँ से आपने स्टार्ट करना हो,
जो आप घर की प्राइस देना चाह रहे हैं, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की प्राइस लिखते हैं। उसके बाद अपने मर्ज़ी इसका डिपॉज़िट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यूजुअल डिपॉज़िट फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ 300,000 और लेस इज़ यूजुअली 500,000 इज़ यूजली 5,000। तो इसमें आप अपने पसंद की प्राइस, अपने पसंद का डिपॉज़िट, और इस डिपॉज़िट के अलावा अपने पसंद की क्लोजिंग डेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग के ऊपर मेंशन होता है कि सेलर जो है वो किस दिन घर को क्लोज़ करना चाह रहा है, यानी कि आपको उसकी पोसेशन देना चाह रहा है, उसकी चाबी देना चाह रहा है। इट कुड बी 3 मंथ्स और आपकी जो चॉइस है इट कुड बी 2 मंथ। तो आप उसके अंदर अपने पसंद की प्राइस, डिपॉज़िट और इसी तरह क्लोजिंग डेट जो है वो आप लिख के भेजते हैं। इसके अलावा इन द ऑफ़र यू ऑल्सो राइट थिंग्स लाइक कि आपको प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या चाहिए। यूजुअली अप्लायंसेस तो प्रॉपर्टी के साथ होते ही हैं, इन सम केसेस नहीं भी होते। तो फॉर इंस्टेंस आपने लिख के उसमें उन्होंने फ़र्ज़ करें कि फ्रिज आपको नहीं देना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको भी लेना चाह रहे हैं, तो आप ऑफ़र में अप्लायंसेस भी इंक्लूड करते हैं जो जो आपको चाहिए। इसी तरह और भी कंडीशंस होती हैं और क्लॉजेज़ होती हैं जो आप ऑफ़र में डालते हैं। यूजुअली फाइनेंसिंग की क्लॉज और होम इंस्पेक्शन की क्लॉज इज़ अ मस्ट, जो कि यूजुअली एजेंट्स आपके लिए डालते ही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑफ़र के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो वंस यू टेल योर एजेंट कि आपने ऑफ़र डालनी है, तो व्हाट द एजेंट डू इज़ कि वो सबसे पहले तो ये चेक करता है कि इज़ द प्रॉपर्टी स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट। ये ना हो कि जिस दौरान हम इसको देख रहे हैं या दिखा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो कहीं बिक ही ना चुकी हो। तो व्हाट द एजेंट डू इज़ द एजेंट कॉल दैट ब्रोकरेज, जिस ब्रोकरेज ने या जिस ब्रोकरेज के एजेंट ने उस प्रॉपर्टी को लिस्ट किया था, तो उस ब्रोकरेज में जिस तरह अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन करता है, इसी तरह दोबारा फ़ोन करता है और पता करता है कि उस प्रॉपर्टी का करंट स्टेटस क्या है। तो उस ब्रोकरेज का जो स्टाफ है वो उसको बता देता है कि उसका करंट स्टेटस क्या है, कि इज़ दैट प्रॉपर्टी स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट, और इज़ इट ऑलरेडी सोल्ड, और इज़ इट सोल्ड कंडीशनल। सोल्ड कंडीशनल मीन्स के इट इज़ काइंड ऑफ सोल्ड, कि किसी ने उसको नेगोशिएट करके फाइनल तो कर लिया है बट जस्ट वेटिंग फॉर द 5 डेज़ जिसमें कि उसने उसकी होम इंस्पेक्शन करवानी है और मॉर्गेज करवानी है। तो इन दैट केस 90% द प्रॉपर्टी इज़ सोल्ड। अगर आप फिर भी उसका वेट करना चाहें तो 2-4 दिन वेट करके देख सकते हैं कि अगर उसकी मॉर्गेज नहीं होती या होम इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो इट माइट गेट बैक टू द मार्केट। तो द लास्ट थिंग विच दे कैन टेल अस इज़ कि वो ये बता सकते हैं कि येस इट इज़ स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट, इट्स स्टिल नॉट सोल्ड बट देयर इज़ अनदर ऑफर रजिस्टर्ड। तो अगर आपके अलावा किसी और ने भी ऑलरेडी इंटरेस्ट शो किया है उस प्रॉपर्टी में, इट कुड बी 1, 2, 3, तो अगर एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ ने कोई इंटरेस्ट शो किया है, तो जिस तरह आप ऑफर रजिस्टर करवा रहे हैं, अगर किसी और पार्टी ने ऑलरेडी कराई भी है तो वो आपको बता देते हैं कि देयर इज़ अनदर ऑफर रजिस्टर्ड एंड यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट इफ़ यू लाइक। तो फिर इन दैट सिचुएशन अगर आप फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो मल्टीपल ऑफर हो जाती है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल ऑफर्स लेटर इन द मल्टीपल ऑफर्स चैप्टर इन डिटेल, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट नाउ लेट्स अज्यूम कि वो कहते हैं कि यस द प्रॉपर्टी स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप वो जो OREA का फॉर्म है उसको फिल करते हैं, उसके अंदर अपनी पसंद की प्राइस और डिपॉजिट और क्लोजिंग डेट और सारी कंडीशंस डाल के यू आस्क द बायर टू साइन इट, बिकॉज ओनली वंस द बायर विल साइन इट देन ओनली यू कैन रजिस्टर द ऑफर। तो जब बायर उस ऑफ़र को आपकी कंडीशंस और सब चीज़ें डालने के बाद साइन कर देता है, तो then you call that brokerage again and then you tell them that I would like to register the offer on such and such property। आप उसका एड्रेस बताते हैं, तो फिर वो लोग उस ऑफ़र को रजिस्टर कर लेते हैं। एंड आफ्टर रजिस्टरिंग द ऑफ़र दे विल कॉल द लिस्टिंग एजेंट। लिस्टिंग एजेंट ऑब्वियसली वो एजेंट है जिसने उस प्रॉपर्टी को लिस्ट किया है मार्केट में, और आपका जो एजेंट है, जो बायर्स एजेंट है, उसको आप कोऑपरेटिंग एजेंट भी कहते हैं। एनीवे दैट ब्रोकरेज विल कॉल द लिस्टिंग एजेंट और उसको बताएंगे, और साथ में कोऑपरेटिंग एजेंट का यानी कि आपके एजेंट का फ़ोन नंबर भी उसको दे देंगे। देन दैट एजेंट विल कॉल यू डायरेक्टली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूजुअली से थैंक्स फॉर द ऑफ़र, और फिर वो आपसे ये पूछता है कि वुड यू लाइक टू, आपसे नहीं मतलब आपके एजेंट से ये पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू प्रेजेंट द ऑफ़र और फैक्स द ऑफ़र। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू, हम अभी डिस्कस करते हैं। फैक्सिंग द ऑफ़र मीन्स कि जो भी ऑफ़र बनी है हम उसको सिंपली फैक्स कर दें, और प्रेजेंटिंग मीन्स कि हम फिज़िकली वहाँ पर जाएं, यूजुअली सेलर के घर में, और वहाँ पर जाकर ऑफ़र को प्रेजेंट करें। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये किस तरह यूजुअली वर्क करती है कि आप चेक करते हैं सेलर से
कि सेलर का एजेंट सेलर से चेक करता है कि व्हाट टाइम इज़ ही अवेलेबल, और आप चेक करते हैं कि इन अदर वर्ड्स वी हैव टू चेक कि सारी की सारी पार्टीज़ बायर सेलर बोथ देयर एजेंट्स वो किस वक्त अवेलेबल हैं, ताकि उस ऑफ़र को वहाँ पर जाकर प्रेजेंट किया जाए। यूजली इट इज़ एट द सेलर्स हाउस, जो घर आपने परचेज़ करना है, इट कुड बी इन सम ऑफिस और अ थर्ड प्लेस एज वेल, लेकिन यूजली इट्स एट द प्लेस। अगर तो ओनर उसी घर में रह रहा है, अगर तो वो रेंटेड है प्रॉपर्टी तो कहीं और उसको अरेंज किया जा सकता है। तो इफ़ यू शो योर इंटरेस्ट कि आप इस ऑफ़र को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं rather than faxing it, या आपका एजेंट जब लिस्टिंग एजेंट को बताता है तो लिस्टिंग एजेंट जो है द फर्स्ट थिंग ही यूजली आस्क्स इज़ द ऑफ़र रीज़नेबल, बिकॉज क्योंकि वो भी ये नहीं चाहता है कि फ़र्ज़ करें कि प्रॉपर्टी 3 लाख की लगी हुई है और आप उसको फ़र्ज़ करें 260 से स्टार्ट करते हैं, और जब उसको नेगोशिएशन होती है उसके बाद 270 या 275 पे छोड़ के वापस आ रहे होते हैं, तो देन इट्स यूजली अ वेस्टेज ऑफ एवरीबडीज़ टाइम। तो जो सेलिंग एजेंट है वो ये मेक श्योर करना चाहता है कि जो सेलर है वो भी ऑफेंड ना हो, कि एट द एंड ऑफ द डे जब वो खाना वगैरह खा के बैठा है रात को 7 बजे टेबल पे, तो 3 लाख का उसने घर लगाया हुआ है और उस घर की वर्थ भी 3 लाख की है, और कोई पार्टी आके तकरीबन 260 या 70 से स्टार्ट करके 270 80 पे वापस जा रही है, तो अगर एक अनरीजनेबल ऑफर है तो इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ एवरीबडीज़ टाइम। तो इसलिए जो सेलर्स एजेंट है वो पूछ लेता है कोऑपरेटिंग एजेंट से कि इज़ द ऑफर रीजनेबल और नॉट, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट बायर के एजेंट को तो मार्केट का अंदाज़ा है ही, तो दे शुड कम विद अगर वो गैप में भी आए हैं तो भी कम से कम ये ना हो कि वो बहुत बड़े गैप के साथ वापस चले जाएं। तो द सेकंड क्वेश्चन द लिस्टिंग एजेंट यूजली आस्क द कोऑपरेटिंग एजेंट इज़ आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड कि भाई ऑफर रीजनेबल है या नहीं, कि आर द बायर्स प्री अप्रूव्ड और प्री क्वालिफाइड। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है प्री अप्रूव्ड और प्री क्वालिफाइड में, ये भी हम मॉर्गेज के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली प्री क्वालिफाइड मींस के क्या बायर जो है उसकी मॉर्गेज हो जाएगी कि नहीं। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक बायर को लेके काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं तो आपने उससे इनिशियल डिस्कशंस में ये तो फाइंड आउट कर ही लिया होगा कि इफ़ ही और शी इज़ प्री क्वालिफाइड और नॉट, कि इज़ ही एलिजिबल टू गेट अ मॉर्गेज और नॉट। तो जब आप एजेंट को ये भी बता देते हैं कि येस द बायर इज़ लेट्स से नॉट प्री अप्रूव्ड बट एटलीस्ट प्री क्वालिफाइड, तो फिर द अदर एजेंट ट्राई एंड मेक अपॉइंटमेंट विद द सेलर, और दे कम अप विद अ टाइम जब चारों पार्टीज अवेलेबल हों, और एट दैट टाइम यू कैन गो एंड प्रेजेंट द ऑफर। बट बिफोर प्रेजेंटिंग द ऑफर इवन द कोऑपरेटिंग एजेंट ही और शी चेक्स विद द बायर कि लेट्स से इफ द प्रॉपर्टी इज़ लिस्टेड फॉर 300,000 और ये भी वो डिटर्मिन कर चुके हैं कि उसकी वर्थ भी 300,000 की है, तो जो बायर का एजेंट है वो उससे ज़रूर ये चेक करने की कोशिश करता है, चेक कर लेता है कि आप इस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम कहाँ तक लेंगे, क्या आप इसको 290 या 295 तक लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर तो बायर ये उसको कह देता है कि हाँ मैं इसको 290 या 295 तक लेने के लिए तैयार हूँ, then usually the buyer's agent or the cooperating agent encourages him to okay let's go and present the offer। अदरवाइज वो यही कहेगा कि इसको फैक्स कर दें, क्योंकि उसको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर एक प्रॉपर्टी की वर्थ वाकई 3 लाख की है और हमने 270 के बाद 280 में वापस आने तो इट्स काइंड ऑफ ऑफेंडिंग फॉर एवरीवन। तो अब इस स्टेज पे अगर आप अपने एजेंट पे ट्रस्ट करते हैं तो अगर वो आपसे पूछता है कि आप 290 की लेने के लिए तैयार हैं, और अगर आप हैं भी तो आप उसको बताना नहीं भी चाहते तो आप उसको बता दें कि मैं हाँ तैयार हूँ। आप ये ना सोचें कि अगर मैं उसको 290 कह दूंगा और ये प्रॉपर्टी 285 में भी मिल सकती है तो ये मुझे 290 में लेके देगा। ही विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइट फॉर यू बिकॉज ही इज़ योर एजेंट, और वैसे भी 5,000 के डिफरेंस में उसके कमीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यू हैव टू गिव हिम अ लेवल ऑफ कंफर्ट जिसकी बेस पे वो ये डिसाइड कर सके कि वेदर और नॉट ही शुड प्रेजेंट द ऑफर और फैक्स द ऑफर। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं कि 3 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो 280 में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। इन दैट केस यू कैन इजीली फैक्स द ऑफर टू सी व्हाट द रिस्पॉन्स इज। इन मोस्ट केसेस यू नो द इन्वेस्टर्स डू लाइक दैट, दे आर नॉट रियली सीरियस बायर्स, और वो सिर्फ ही ट्राई करते रहना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी मार्केट से बहुत सस्ती मिल जाए तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। और ऑलरेडी दे आर लिविंग इन देयर ओन हाउसेज, दे हैव 2 to 3 प्रॉपर्टीज, सो दे समटाइम्स डू थिंग्स लाइक दैट। तो इन दैट केस यू शुड बेटर फैक्स द ऑफर, डोंट प्रेजेंट द ऑफर। Now let's assume if we are presenting the offer. So when we present the offer, so usually the buyer's agent take the buyer with him to present the offer at the seller's house, and they usually make 4 copies of the offer. One is for each agent and one is for buyer and one for sellers. So once they are there, तो या तो जो buyer हैं वो cooperating agent की गाड़ी में बाहर बैठ के वेट करते हैं या फिर वो किसी नियर बाय कॉफ़ी शॉप पे चले जाते हैं। तो the buyer's agent he goes in, वो अंदर जाता है और ऑफ़र को
प्रेजेंट करता है, इन अदर वर्ड्स ऑफ़र को रीड करता है कि हम क्या प्राइस ऑफ़र करना चाह रहे हैं, हमारी क्लोजिंग डेट क्या है और हमारी कंडीशंस क्या हैं और हमें क्या क्या साथ चाहिए, और वो ऑफ़र को प्रेजेंट करके वापस बाहर आ जाता है। फिर द सेलर एंड द सेलर्स एजेंट दे हैव अ वर्ड विद ईच अदर। इफ़ द सेलर गेट्स ऑफेंडेड कि 3 लाख की प्रॉपर्टी है, ये 270 से क्यों ऑफर आई है, बहुत कम क्यों आई है, तो यूजुअली द सेलर्स एजेंट टेल देम कि दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, वी शुड गिव देम अ साइन बैक वगैरह। तो होता क्या है कि यूजुअली जब उनको हम ऑफ़र देके वापस आ जाते हैं तो देयर कुड बी 3 थिंग्स। एक तो ये कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट मीन्स कि वो आपकी क्लोजिंग डेट को, वो आपकी डिपॉजिट को, आपकी प्राइस को, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। वैसे ऐसा यूजुअली होता नहीं है, मेरे करियर में कोई एक भी ऑफ़र जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में इस तरह एक्सेप्ट नहीं हुई है, और अनलेस इफ इट्स अ मल्टीपल ऑफ़र, किसी ने बहुत हाई ऑफ़र दी हो। एंड द सेकंड सिनेरियो कुड बी कि आपकी ऑफ़र अगर इतनी लो है तो वो आपको कोई जवाब ही ना दें, कोई काउंटर ऑफ़र ही ना दें, कोई साइन बैक ही ना दें। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि द एजेंट टेल देम दैट दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, सो वी शुड एटलीस्ट गिव देम अ साइन बैक। फैक्सेस में यूजुअली ऐसा होता है ऑफर बहुत लो हो तो साइन बैक भी ना आए, लेकिन जब आप प्रेजेंट करने गए होते हैं तो फिर दे यूजुअली गिव अ साइन बैक बिकॉज दे नो दैट द अदर पार्टी इज सिटिंग आउटसाइड, तो वो यूजुअली साइन बैक दे देते हैं। और अगर ऑफर लो भी है तो भी दे देते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट टू ऑफेंड द बायर्स, क्योंकि दे नो दे आर एटलीस्ट सिटिंग आउटसाइड, तो एटलीस्ट उन्होंने बढ़ना है तो देख तो लें कितना बढ़ते हैं। लेकिन इन सम केसेस इफ द ऑफर इज टू लो द सेलर्स गेट ऑफेंडेड और वो कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट गिविंग अ साइन बैक एंड दैट मीन्स कि द ऑफर इज रिजेक्टेड। बट इन मोस्ट केसेस, आई वुड से 90% ऑफ द केसेस और 95% ऑफ द केसेस, जो सेलर है वो प्राइस को अब काट के, जो सेलर ने बायर ने लिख के भेजी है, लेट्स से कि बायर ने 280 लिख के भेजी है, तो उसने अगर 295 तक ही देना है तो उसको 299 या 298 करेगा और उस पर अपना इनिशियल कर देगा। और उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है, फर्ज करें वो 3 महीने चाह रहा है, आपने 2 महीने लिखी है, या तो वो 2 महीने को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो उसको भी काट के 2 को काट के 3 महीने करेगा। फिर आपने जो डिपॉजिट जो लिख के भेजा है, लेट्स से 5000, अगर उसको एक्सेप्टेबल है तो इट्स फाइन, अदरवाइज वो उसको भी काट के 7, 9 या 10,000 चेंज करेगा। सिमिलरली अगर आपने अप्लाइंसेस मांगी हैं, उसमें आपने फ्रिज भी मांग लिया और फ्रिज जो है लेट्स से उसकी मदर की तरफ से कोई गिफ्ट है और कोई उसकी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, तो दे माइट जस्ट कट द फ्रिज डाउन, या फिर वो उसमें लिख दें कि हम फ्रिज की जगह आपको कोई दूसरा फ्रिज खरीद के दे देंगे। तो इसी तरह अगर कोई और कंडीशन भी ऐसी है जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो उसको काट के उसको ठीक करके, तो व्हेन दे काउंटर इट, व्हेन दे सेंड इट बैक टू यू, दैट इज़ नोन एज द साइन बैक। तो फिर क्या होगा कि जो सेलर का एजेंट है वो सेलर की तरफ से एक ऑफर लेके हमारे पास आएगा विच इज़ द साइन बैक, और वो हमें बताएगा कि बट ही और शी वांट्स, और उसके बाद वो वापस अंदर चला जाएगा। देन द बायर एंड हिज एजेंट विल डिस्कस थिंग्स विद ईच अदर, और वो अपनी प्राइस को बढ़ाएंगे। उनको आइडिया तो हो जाएगा कुछ एजेंट के बाहर आके जो उसने कहा होगा कि इट्स टू लो या ये, या वो उससे कुछ आइडिया हो गया होगा, कुछ उनके साइन बैक से आइडिया हो गया होगा कि वेयर देयर कमिंग फ्रॉम। तो अकॉर्डिंगली जो बायर और उसका एजेंट है वो डिस्कस करके प्राइस को बढ़ाएंगे। इन सम केसेस देयर इज ओनली 1 or 2 साइन बैक्स, और उसके अंदर जो है, जो पहले साइन बैक में सेलर बता देता है कि भाई दिस इज़ माई अल्टीमेट रॉक बॉटम प्राइस, और लेट्स से उसने 3 लाख की लगाई है तो उसने 296 कर दिया है। और इसी तरह जब सेलर है उसने भी 280 से स्टार्ट किया था तो वो लेट्स से 290 तक चला गया कि दिस इज़ माई हाइस्ट विच आई कैन ऑफर। तो फिर जो दूसरा साइन बैक आता है उसके अंदर कोई 400-500 का फ़र्क रह जाता है, और 2 या 3 साइन बैक्स के अंदर बात या बन जाती है या ख़त्म हो जाती है। इन सम केसेज हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि 2-3 घंटे तक चीज़ लिंगर ऑन होती रहती है, किसी ने 500 बढ़ा दिए, किसी ने 200 घटा दिए, और 2-3 घंटे के बाद जाके या वो ऑफ़र जो है वो किसी एग्रीमेंट पर पहुँचती है, फाइनल हो जाती है, या इट डाइज, वो ख़त्म हो जाती है। तो एनीथिंग कुड हैपन। द ओनली थिंग इज़ कि जब आप वापस आ रहे हों तो उसमें यह है कि अगर तो कोई 5-10 हज़ार के फ़र्क में आ रहे हैं तो nobody gets offended, even the other agent। तो anyway that's the way it works कि या तो वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। नाउ विल डिस्कस कि व्हाट हैपन्स व्हेन द ऑफ़र गेट्स एक्सेप्टेड। जब अगर ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो देन द बायर हैज़ 24 आवर्स यूजली टू गिव अ डिपॉजिट चेक। तो कई दफ़ा तो बायर जो है वो डिपॉजिट चेक साथ ही लेके गया होता है और वहीं पर लिख के दे देता है, और कई दफ़ा द अदर पार्टी आस्क्स फॉर अ सर्टिफाइड चेक और अ बैंक ड्राफ्ट। तो फिर नेक्स्ट डे वो बैंक में जाके बैंक ड्राफ्ट या सर्टिफाइड चेक बनवा लेता है। सर्टिफाइड चेक इज़ यूजली $16 और बैंक ड्राफ्ट $5-6 में बन जाता है। तो यूजली जो है वो नेक्स्ट डे बैंक ड्राफ्ट बनवा लिया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि आप हमेशा ये कोशिश करें कि जिसके नाम पर घर ख़रीद रहे हैं उसी के बैंक अकाउंट से आप ये डिपॉजिट चेक बनवाएं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कपल घर खरीद रहे हैं और आप सिर्फ वाइफ के नाम पे ले रहे हैं या सिर्फ हस्बैंड के नाम पे ले रहे हैं, तो अगर हस्बैंड का वाइफ का सेपरेट अकाउंट है तो उसमें अगर पैसे नहीं भी हैं तो पहले उसमें पैसे डाल दें और फिर वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो बनवाएं। क्योंकि जब आप मॉर्गेज करवाने लगेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो प्रूफ ऑफ डाउन पेमेंट है, तो ये आपका जो डिपॉजिट है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ इट। विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मॉर्गेजेस।
लेकिन ये है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसी अकाउंट से ये बैंक ड्राफ्ट बनवाएं जिस नाम पे चेक लिया जा रहा है। और ये बैंक ड्राफ्ट जो है ये यूजुअली जो लिस्टिंग ब्रोकरेज है उस नाम पे बनता है, कोई सेलर के या उसके लॉयर के नाम पे नहीं बनता। तो वो जब बैंक ड्राफ्ट बनवाया जाता है तो वो बायर खुद जाके भी उस ब्रोकरेज में जिसने उसको लिस्ट किया है वहाँ पर डिपॉजिट करवा सकता है। यूजुअली ही और शी गिव्स इट टू हिज एजेंट, और जो एजेंट है वो जाके वहाँ पर डिपॉजिट करवाता है और वहाँ पर डिपॉजिट करवा के उसकी रिसीट ले लेता है। वंस द डिपॉजिट चेक इज़ डिपॉजिट टू द ब्रोकरेज, तो जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ जो हमने कंडीशंस डाली थी ऑफ़र में कि हमारे पास 5 बैंकिंग डेज़ हैं फॉर होम इंस्पेक्शन एंड फाइनेंसिंग मीन्स मॉर्गेज। तो इन 5 दिनों में यूजुअली पहले फाइनेंसिंग करवाई जाती है, मॉर्गेज करवाई जाती है इन द फर्स्ट 2, 3 और 4 डेज़, और उसके बाद होम इंस्पेक्शन करवाई जाती है जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज होम इंस्पेक्शन की भी एक फ़ी है $250 से लेकर $500 तक, कि कहीं ये ना हो कि आप होम इंस्पेक्शन पहले करवा लें और फिर किसी वजह से आपकी मॉर्गेज ना हो, इसलिए इट्स सेफ टू डू द मॉर्गेज फर्स्ट। अगर टाइम की कमी है तो बेशक पहले होम इंस्पेक्शन भी करवा लें, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। सो जहाँ तक मॉर्गेज का ताल्लुक है, यूजुअली अगर आपने अपना सारा होमवर्क पहले अपने एजेंट के साथ, अगर आपके एजेंट के थ्रू आप किसी से मॉर्गेज करवा रही हैं, या फिर अगर आपने अपने मॉर्गेज ब्रोकर के साथ सारा होमवर्क पहले से कर लिया हुआ है, जैसे कि इफ़ योर जॉब लेटर्स जो आपको अपनी कंपनी से लेना है, या पे स्टब्स या एवरीथिंग, या फिर डाउन पेमेंट के पैसे वगैरह सब कुछ इन प्लेस हैं, तो यूजुअली 24 आवर्स इज़ मोर देन इनफ टू गेट द मॉर्गेज। और अगर आपने कोई होमवर्क नहीं किया और ये सारा कुछ अब करना है तो 5 डेज़ कुड बी लेस, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ मिले जिससे ये पता लगे कि आपकी मॉर्गेज ही नहीं होगी। इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इवन बिफोर पुटिंग द ऑफर यू शुड नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपने अपने मॉर्गेज का क्या अरेंज कर लिया है, और उसके लिए आपको सारा होमवर्क करके रखना चाहिए। सो एट दिस स्टेज आपका जो एजेंट है वो अगर आप खुद करवा रहे हैं या वो जहाँ से भी मॉर्गेज आप करवा रहे हैं वो उनको परचेज एंड सेल एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द लिस्टिंग भेजेगा, और यूजुअली विद इन 24 to 48 आवर्स यू गेट द कमिटमेंट फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम द लेंडर्स कि हाँ आपकी मॉर्गेज हो गई है। तो एट दैट टाइम इफ़ यू वांट आउट ऑफ 2 कंडीशंस यू कैन वेव 1 कंडीशन, यानी कि आप एक कंडीशन रिमूव कर देंगे कि भाई अब हमारी मॉर्गेज हो गई है, और अगर आप चाहें तो फिर आप वेट करेंगे कि पहले आप होम इंस्पेक्शन भी करवा लें। तो फिर जब आप होम इंस्पेक्शन करवाएंगे तो अगेन यू विल गेट अ क्वालिफाइड होम इंस्पेक्टर, और उसके बाद आप ऑब्वियसली ये देखेंगे कि होम इंस्पेक्शन में क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। अब होम इंस्पेक्शन में भी कई किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेजर डेफिशिएंसीज हैं, कुछ माइनर डेफिशिएंसीज हैं। तो व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट होम इंस्पेक्शंस इन डिटेल, तो विल डिस्कस कि कैसी डेफिशिएंसीज हों तो हमें घर नहीं लेना चाहिए, और कैसी हों तो ले लेना चाहिए, और अगर ले लें तो उसमें क्या हमें उसकी इतनी प्राइस कम करवा लेनी चाहिए ताकि हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ठीक करवा सकें, या हमें ये कंडीशन रखनी चाहिए कि चीज़ें ठीक करवा दोगे तो हम लेंगे। तो दैट विल डिस्कस इन डिटेल, बट वंस वी आर सेटिस्फाइड कि हाँ हमारी मॉर्गेज इज़ आल्सो इन प्लेस और हमारी होम इंस्पेक्शन जो है वो भी तसल्ली बख्श हो गई है, और अगर तसल्ली बख्श नहीं भी हुई तो द अदर पार्टी इज़ एग्रीइंग टू रेमेडी द डेफिशिएंसीज, तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गिव द वेवर्स। नाउ व्हाट आर वेवर्स? जो कंडीशंस डाली गई थी वो ये डाली गई थी कि 5 दिनों के अंदर हम लोगों ने एक सेटिस्फैक्शन के पेपर्स भेजने हैं। किस किस्म की सेटिस्फैक्शन? के 5 दिनों में हमारी मॉर्गेज हो गई है और 5 दिनों में हमने प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन तसल्ली बख्श करवा ली है। और अगर हम ऐसे पेपर्स नहीं भेजते तो देन द ऑफर इज़ नल एंड वॉइड, और हमारा डिपॉजिट चेक जो है हमें पूरे का पूरा वापस मिलेगा एंड द डील इज़ ओवर। तो जो परचेज एंड सेल एग्रीमेंट था वो जिस वक्त फाइनल हुआ था और उसमें ये कंडीशंस थी, तो तब तक सेलर तो उस पर बाउंड था, ही और शी कैन नॉट बैक आउट, लेकिन जो बायर है वो भी बाउंड तो है, लेकिन सिर्फ इस हद तक के 5 दिन के अंदर अंदर उसने 2 चीज़ें अपनी तसल्ली बख्श और करवानी है। अगर करवा ली तो ठीक है, नहीं तो ही और शी कैन बैक आउट। तो जब वो एक पीस ऑफ पेपर इन रिटन फॉर्म विद इन 5 बैंकिंग डेज सेलर के एजेंट को भिजवा देते हैं कि यस हमारी मॉर्गेज भी हो गई, तो हमने मॉर्गेज की कंडीशन रिमूव कर ली और हमारी होम इंस्पेक्शन भी हो गई, हमने वो कंडीशन भी रिमूव कर ली। नाउ दिस पीस ऑफ पेपर्स आर नोन एज वेवर्स। तो वंस दोज वेवर्स आर सेंट विद इन द टाइम फ्रेम, तो देन द डील इज फर्म। नाउ द सेलर कैनॉट बैक आउट, इवन द बायर कैनॉट बैक आउट। और जिस वक्त आपने जब परचेज एंड सेल एग्रीमेंट भेजा था और आपकी इनिशियल एग्रीमेंट हुई थी और ये 5 दिन थे, तब तक आप ये देखेंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी थी वो MLS के ऊपर जो उसका स्टेटस था वो न्यू से या प्राइस चेंज से सोल्ड कंडीशनल आ रहा था, और उस वक्त तक वो प्राइस नहीं उसमें नज़र आ रही थी जिस प्राइस में आपने ख़रीदा है। लेकिन वंस यू गाइस हैव गिवन द वेवर, तो उस वक्त क्या होगा कि
उसका जो स्टेटस है वो सोल्ड कंडीशनल से चेंज होके सोल्ड हो जाएगा, और जिस प्राइस में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्राइस भी वहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, एंड ऑल द एजेंट्स कैन सी दैट प्राइस। ऑब्वियसली आप लोग MLS.ca पे तो सोल्ड का स्टेटस नहीं देख सकते, लेकिन जो एजेंट्स के पास ये सॉफ्टवेयर है या पैकेज है विच इज़ toronto-MLS.net, उसके ऊपर वो चेक कर सकते हैं कि अब जब इस प्रॉपर्टी बिक गई है तो इसकी क्या किस प्राइस पे बिकी है और उसकी क्लोजिंग डेट क्या है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ आफ्टर गिविंग द वेवर्स, जो अपने नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपने पसंद का कोई लॉयर सेलेक्ट करेंगे। तो इफ़ यू हैव अ लॉयर इट्स फाइन, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज आस्क योर एजेंट, ही कैन रिकमेंड यू फ्यू लॉयर्स एंड यू कैन चूज़ वन आउट ऑफ देम। और लॉयर्स चूज़ करने के लिए ऑब्वियसली हमारा एक चैप्टर लॉयर्स के बारे में भी है कि व्हाट इज़ देयर फी स्ट्रक्चर एंड व्हाट दे डू, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द लॉयर्स। हम समझते हैं कि हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएगी, तो शायद लॉयर जो है हमें हर स्टेप पे प्रोटेक्ट करते हुए हमारे साथ कोर्ट तक भी चले जाएंगे। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूंगा इन द चैप्टर्स अबाउट लॉयर्स, कि लॉयर्स दे जस्ट टेक देयर फी जस्ट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द हाउस। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई और कॉम्प्लिकेशन है या कोई और पेपर वर्क है तो दे चार्ज यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो इस स्टेज पे आप एक तो लॉयर का अपने एजेंट को बताएंगे ताकि आपका एजेंट जो है वो परचेज एंड सेल एग्रीमेंट की कॉपी आपके लॉयर को भिजवा दे। एंड आफ्टर चूजिंग योर लॉयर और सेलेक्टिंग योर लॉयर, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू प्रायर टू द क्लोजिंग, एटलीस्ट 15 to 20 days बिफोर क्लोजिंग, is to get a home insurance. Now some people they get confused between the mortgage insurance and the home insurance. तो the mortgage insurance जो है वो आपको लेना कोई मस्ट नहीं है। mortgage insurance means कि अगर फ़र्ज़ करें कपल ने घर ख़रीदा है और लेट्स से इफ़ अगर आपने mortgage insurance ले ली है और इफ़ वन ऑफ यू डाई, तो जो mortgage है वो पूरी की पूरी पेड ऑफ हो जाती है, प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे हो जाती है। इट्स नॉट अ मस्ट टू टेक। और लेकिन जिस मोर्टगेज की जिस इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ द होम इंश्योरेंस, एंड दैट इज़ अगेंस्ट लाइक फ्लड और फायर और थेफ्ट, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक आपकी तो एक किस्म की है नहीं, वो तो बैंक की है। तो अगर उसको आग लग जाए या कोई फ्लड आ जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो फिर उस प्रॉपर्टी का क्या बनेगा। तो आप जब तक ये इंश्योरेंस ना लें वो प्रॉपर्टी आप क्लोज ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लेंडर आपको अलाउ ही नहीं करेगा। हाँ, अगर आप कैश पे ख़रीद रहे हो तो फिर बेशक आप ना भी करें, आपका रिस्क है, लेकिन ये है कि नोबडी सजेस्ट कि आप $40-50 की इंश्योरेंस ना लें। इट इज़ अ मस्ट, यू शुड डू इट इवन इफ़ यू आर बाइंग इट ऑन कैश। बट द पॉइंट हेयर इज़ के अब आपने जो क्लोजिंग से पहले चीज़ करनी है वो ये है कि आपने घर की इंश्योरेंस लेनी है और उस इंश्योरर को आपने लॉयर का एड्रेस देना है ताकि वो जो इंश्योरेंस का बाइंडर है वो लॉयर को भेज दे। और these are the two things you have to do prior to closing। और ऑब्वियसली अपने मोर्टगेज वाले से आप कांटेक्ट में रहें ताकि आपने जितने भी बताया कि आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में मौजूद हों, और कोई और रिक्वायरमेंट्स अगर आपने मोर्टगेज वाले से डिस्कस की हुई हैं कि प्रायर टू क्लोजिंग आप उसको देंगे तो मेक श्योर यू डू दैट। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड डू प्रायर टू क्लोजिंग, विच इज़ इंश्योरेंस एंड ऑब्वियसली द लॉयर। और जहाँ तक मोर्टगेज इंश्योरेंस का ताल्लुक है दैट वी विल डिस्कस इन मोर्टगेजेस। सो अब क्या होगा कि जब आपकी क्लोजिंग बिल्कुल करीब आ जाएगी और आपकी इंश्योरेंस भी इन प्लेस है, सारा कुछ ठीक है, तो क्लोजिंग वाले दिन यूजुअली आपको 2:30 और 6 बजे के बीच में चाबी मिलती है। तो सम पीपल दे आस्क के 2:30 बजे तो बहुत लेट है कि हमें सुबह चाबी नहीं मिल सकती, हमने तो उसी दिन जो है वो अपना घर भी खाली करना है। तो यूजुअली इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपने 30 तारीख को अपना घर खाली करना है किसी महीने की, तो आप 26 या 27 या 28 तारीख की क्लोजिंग लें ताकि आपके पास 2-3 दिनों का टाइम हो। लेकिन इन मोस्ट केसेस अगर आप चाहें भी तो आपको 26, 27, 28 का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कई दफ़ा जिसने घर बेचा है उसने भी पहले कोई मूव हो रहे होना होता है। तो इट्स क्वाइट कॉमन इन कैनेडा कि जिस दिन आपको चाबी मिलनी है उसी दिन ही आपने अपना घर भी खाली करना है, उससे पहले का आपको टाइम भी नहीं मिल रहा। और ये भी पॉसिबल है कि आप किसी कॉन्डो से शिफ्ट हो रहे हैं और आपको एलिवेटर को जो है सर्विस एलिवेटर को बुक करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर यूजुअली पीपल आस्क मी कि कैन यू चेक विद द सेलर्स के अगर वो हमें जल्दी पोजीशन नहीं भी दे सकते तो एटलीस्ट हमारे सामान गराज में रखने दें 2-3 दिन पहले ये वगैरह। तो यूजुअली दैट डजंट हैपन, क्योंकि nobody recommends that, nobody suggests that। तो जो सेलर है वो भी अपने जब लॉयर से मशवरा करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं उनका सामान रखना बिल्कुल अलाउ ना करें, क्योंकि वो सामान इंश्योर्ड नहीं है, कुछ उसमें आग लग जाए, कुछ डैमेज हो जाए तो क्या होगा, कुछ मिसिंग हो जाए तो क्या होगा, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो nobody allows that। तो यूजुअली क्या होता है, इट्स क्वाइट कॉमन इन कैनेडा, तो लोग 3-4 दिन पहले से ही जो है पैकिंग शुरू कर देते हैं। और ट्रक को जो है जिसमें उन्होंने सामान लेके जाना है वो सुबह 7-8 बजे लाके घर के बाहर खड़ा कर देते हैं, एंड कीप ऑन लोडिंग द ट्रक
ताकि जब 2-2:30 बजे तक चाबी मिलनी है तब तक आपका ट्रक पूरी तरह लोड हो चुका हो, और जैसे ही आपको चाबी मिले आप वहाँ पर जाके पहले जो सामान है वो गराज में रख लें, और उसके बाद जो है वो 3-4 दिन में आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदर ले जाएँ। सो इट्स क्वाइट कॉमन हियर इन कैनेडा। तो इसके लिए भी आप फिर प्रिपेयर्ड रहें कि आपने मूव किस तरह करना है। ऑब्वियसली आप टाइम टू टाइम अपने रियल्टर से भी पूछ सकते हैं कि उसको आके आपको क्या करना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ड्यूरिंग दिस बाइंग प्रोसेस, जो कि हमने कहा कि हम आइंदा चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, विल डिस्कस इन डिटेल, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उन सब चीज़ों के बारे में।